जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों, लुसेंट सब्जेक्टिव का प्राचीन इतिहास जो है देखेंगे, जिसका यह 23वां अध्याय होगा, जिसमें पुष्यभूति वंश या इसी को वर्धन वंश कहते हैं, इसके संबंध में जानेंगे। तो सबसे अगर हम पहले बात करें दोस्तों, तो गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, यानी कि जिन नए राजवंश का उदय हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था दोस्तों। अगर हम बात करें पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति वंश जिसके संस्थापक पुष्पभूति ही हो जाएगा दोस्तों। तो पुष्पभूति वंश, इसके संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्पभूति। और राजधानी की हम बात करें तो पुष्पभूति वंश की राजधानी पुष्पभूति वंश की राजधानी थानेश्वर। यह थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान पर पड़ता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था। यानी कि दोस्तों, पुष्पभूति वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता किसे कहा जाता था? प्रभाकर वर्धन। तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण किया था। यानी कि प्रभाकर वर्धन पुष्पभूति वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता के साथ साथ इन्होंने जो उपाधि धारण किया था वो था परम भट्टारक और महाराजा धीराज। प्रभाकर वर्धन की जो है कि पत्नी यशोमती से 2 पुत्र यानी कि राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या यानी कि एक बेटी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था राजश्री। तो दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी यशोमती था, इसे 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और इनकी पुत्री था का नाम क्या था? राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखली राजा गृहवर्मा से हुआ था। तो राजश्री का विवाह किससे हुआ था? गृहवर्मा। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। तो दोस्तों, राजवर्धन ने किसको? देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राजवर्धन की भी हत्या कर दी। और राजवर्धन की हत्या कौन कर दिया? शशांक। और दोस्तों, यही शशांक था जिन्होंने बोधि वृक्ष, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में निरंजना नदी, से फल्गु नदी कहते हैं, उसके नीचे, तो उसी बौद्धिक वृक्ष को दोस्तों इन्होंने शशांक ने कटवा दिया। और शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, यह शैव धर्म को मानने वाले थे। अगर हम राजवर्धन की बात करें तो राजवर्धन ने किसको? देवगुप्त को मार डाला था, परंतु देवगुप्त को भी कौन? तो गौड़ नरेश शशांक ने इसको जो है मार दिया, डाला था। शशांक कौन था? तो देवगुप्त का मित्र था। राजवर्धन की हम बात करें 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्ष, यानी कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? हर्षवर्धन। कब? 606 ईस्वी में। उस वक्त इसका उम्र कितना? तो मात्र 16 वर्ष हो रहा था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने दोस्तों एक उपाधि धारण किया था, परम भट्टारक नरेश, यानी कि परम भट्टारक नरेश की उपाधि इन्होंने धारण किया था। कौन? हर्षवर्धन। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो कन्नौज पर अधिकार कौन किया? हर्षवर्धन ने। किसको? तो शशांक को पराजित करके, और उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि राजधानी थानेश्वर से कहाँ लेकर चल गया? तो थानेश्वर से लेकर के कन्नौज चल गया। कौन? हर्षवर्धन। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय होगी। यानी कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ, इसमें हर्षवर्धन हार गया। चीनी एक यात्री होता है ह्वेनसांग, और यह ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में कहा भारत आया था। यह कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। इसके पुस्तक का नाम है दोस्तों सी यू की। हर्षवर्धन की हम बात करें, हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। और इस ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो इसे यात्रियों का राजकुमार,
नीति का पंडित, यानी कि यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से दोस्तों भारत आए थे। हर्षवर्धन की हम बात करें 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी से 45 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत जो है कि दांत जो होता है बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, उसके अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। कौन? हर्ष ने। कहा? तो कश्मीर के शासक से। हर्षवर्धन के पूर्वज भागवत, शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष में प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया। तो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को मानता था? तो महायान शाखा, और इसे राजश्रय भी प्रदान किया था। वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। तो हर्षवर्धन के समय में नालंदा जो विश्वविद्यालय है या इसमें जो है बौद्ध धर्म की कौन सी शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था? तो महायान शाखा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन हुआ करता था। तो एक समारोह का जो आयोजन हुआ करता था यह हर्षवर्धन के समय में, कहा? तो प्रयाग में, जिसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। और इस सभा को जो कि प्रयाग में आयोजित किया जाता था इसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित भी हुआ था। तो छठे जो है समारोह में ह्वेनसांग यानी कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग स्वयं जो है स्वयं सम्मिलित हुआ था छठे समारोह में। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो बाणभट्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक की रचना की। तो हर्षचरित और कादम्बरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना कौन? बाणभट्ट के द्वारा किया गया था, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के गुरु भरचू था। अगर हम बात करें दोस्तों बाणभट्ट के गुरु कौन था? तो भरचू। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यानी 3 पुस्तक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन जो है पुस्तक संस्कृत जो है नाटक ग्रंथ की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया। यानी कहने का अर्थ है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 जो सांस्कृतिक नाटक है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन। कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ही ये 3 नाटक लिख दिए थे। यानी कि कहावत भी है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे पुस्तक जो है हर्षवर्धन के नाम से ही एक धावक नामक कवि लिखा था दोस्तों। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री के सचिव या आमात कहा जाता था। यानी कि हर्षवर्धन के मंत्री परिषद के जो मंत्री हुआ करता था उसे सचिव या आमात कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष के साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त किया हुआ था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानिक या उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। तो भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ था? जिलों में। जिले की संज्ञा थी जिसे विषय, जिसके प्रधान विषयपति हुआ करता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील आदि हुआ करते थे दोस्तों। ग्राम जो है ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। ग्रामा छपटलिक। हर्षवर्धन के अनुसार हर्षचरित जो है जिसके हर्षचरित की हम बात करें तो इसके अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद जैसे भंडी था या प्रधान सचिव हुआ करता था। सिंहनाद जो है प्रधान सेनापति हुआ करता था। कुंतल अश्व सेना का जो प्रधान था उसे कुंतल, और स्कंदगुप्त जो गज सेना का प्रमुख हुआ करता था दोस्तों। पुलिसकर्मी को चाट या भाट कहा जाता था। दंड पाशिक
तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी हुआ करता था। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में जल पंप, जिसे तुला यंत्र कहा गया है, उल्लेख मिलता है। यानी कि हर्षचरित्र जो पुस्तक है उसमें सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र जैसे यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो मथुरा जो है सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में। और अगर हम बात करें हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के रूप में लोकपाल शब्द का जो है जिक्र आया। तो लोकपाल जो है शब्द का चर्चा सबसे पहले कहाँ आया था? तो हर्षचरित्र के लेखक में, और यह प्रांतीय शासक के लिए आया। तो दोस्तों 23वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे यकीन है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।